जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए क्या रामजीलाल सुमन ने एक ऐसे जाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है जिससे निकलना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अनजाने में भारतीय जनता पार्टी के काडर ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी को और गहरे उसमें फंसा दिया है। यह प्रश्न इसलिए लाजिमी है कि जो रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा के अंदर राणा सांगा के बारे में संदर्भ लिया, उन्होंने कहा कि राणा सांगा एक वीर योद्धा थे जरूर, लेकिन उन्होंने जो बाबर को भारतवर्ष के अंदर इनवाइट करके गलती की, उसकी सजा भारतवर्ष ने बहुत लंबे काल तक देखी। और अगर राणा प्रताप ने, राणा सांगा ने अपने दरबारियों के, अपने मंत्रियों की बात सुनी होती और बाबर को, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए जो उनका प्रतिद्वंदी था, देश के अंदर आमंत्रित न किया होता, तो शायद जो हमारे देश के अंदर मुगल बादशाह आए और उन्होंने हमारे देश के अंदर किया, वो न हुआ होता। ये रामजीलाल सुमन ने कहा। और रामजीलाल सुमन ने अज्ञानतावश या जानबूझकर या रणनीति के तहत ये कहा कि राणा सांगा एक गद्दार थे। अब ये जो चर्चा शुरू हुई, इसको अगर वहीं छोड़ दिया गया होता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो शायद ये बात इतनी तूल न पकड़ती, ये इतनी न बढ़ती, ये वहीं दब जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गलती ये की कि उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया राज्यसभा के अंदर न देकर संसद के बाहर दी। अच्छा, रामजीलाल सुमन जी के बारे में सबको पता है, एक कद्दावर दलित नेता हैं, पहले लोकसभा भी जीते हुए हैं, राज्यसभा में हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज में एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुजन समाज पार्टी को और बहन मायावती को जिस प्रकार से निष्क्रिय कर दिया है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश का दलित समाज आज के तारीख में दिग्भ्रमित है। क्योंकि जो भी 23-24% की पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज की है, और उसमें जाटव समाज की पॉपुलेशन करीब 50% है, उसमें एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो बहन मायावती जी का समर्थन करता है। जो मान्यवर कांशीराम जी ने दलित चेतना जागृत की थी और दलितों के साथ उन्होंने सवर्णों को और मुसलमानों को जोड़ा था, उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी एक बहुत मजबूत पार्टी न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर बन गई थी। और तीसरे राष्ट्रीय दल की मान्यता भी उसको मिल गई थी। पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटका के अंदर बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा दखल हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का उपयोग किया, बहन मायावती को उनके धन संपदा इकट्ठा करने के दबाव में जिस प्रकार से उनको कॉर्नर किया और उनको मजबूर किया कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। और पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, अगर बहन मायावती ने चुनाव उस प्रकार से न लड़ा होता जैसा कि विपक्षी दलों की अपेक्षा थी, और ये अंडरस्टैंडिंग भी करने का प्रयास था कि बहुजन समाज पार्टी अपोजिशन के साथ आके खड़ी हो जाए, ओवैसी साहब की पार्टी MIM और बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा के अंदर जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक था, यादव और मुसलमान, उनके कैंडिडेट्स खड़े कर यादव और मुसलमान वोटों में बंटवारा किया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई। लेकिन उसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी भी बिल्कुल करीब करीब उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई, बाकी हर जगह खत्म हो गई। उनका वोट बैंक लगातार तेजी से घटा। वो पार्टी जो 4 बार बहन मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रही थी, इस बार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को केवल एक विधानसभा का सदस्य चुनने में आसानी हुई और बाकी सब जगह हार हुई।
ज्यादातर जगहों में जमानत जब्त हुई और पार्लियामेंट में एक भी सीट नहीं मिली। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था बहुजन समाज पार्टी के दलित समाज के बीच में कि वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वोट किसको दे। पहले ये वोट बैंक कांग्रेस के साथ हुआ करता था, बाद में ये बहुजन समाज पार्टी के पास चला गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है, करीब 24-25% का वोट बैंक है, कुछ कुछ स्टेट्स में ये 28-30% का, महाराष्ट्र में, पंजाब में ये वोट बैंक बहुत बड़ा है और इनके साथ आदिवासी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, अति पिछड़े लोग भी जुड़ जाते हैं तो समाज बहुत बड़ा हो जाता है। अब रामजी लाल सुमन ने और समाजवादी पार्टी ने प्लान्ड वे में या अनप्लान्ड वे में, अनजाने में जो कार्ड खेला, बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने की वजह से और दलित वोट बैंक में बड़ा भाग लेने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रायोजन है किसी प्रकार दलित समाज को अपनी तरफ जोड़ लिया जाए, उस पे एक प्रकार का प्रहार हो गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और कर्णनी सेना ने वो किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, रणनीतिक तौर पे भी नहीं करना चाहिए था, और जो मुद्दे दबे हुए थे, जो चर्चा में चीजें नहीं आई थी, वो चर्चा में आ गई। पहली बात तो यह है कि राज्यसभा के अंदर कहा था रामजी लाल सुमन ने, तो अगर उनका प्रतिकार होना चाहिए था तो राज्यसभा के अंदर होना चाहिए था। लेकिन अति उत्तेजना में जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक है सवर्णों में, राजपूतों का, और उसमें भी राजपूत में भी करीब बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि समाजवादी पार्टी के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग, जैसे यादवों में बड़ा वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्ग पहले बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के बीच में हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों की वजह से वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया, और जैसे सवर्ण समाज में ज्यादातर बड़ा समाज आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें मानने से किसी को कोई संकोच नहीं होगा। तो रामजी लाल सुमन के राज्यसभा के अंदर उनका जवाब देने के बजाय जो कर्णी सेना के लोग रामजी लाल सुमन के आगरा निवास पर जाकर उन्होंने आक्रमण किया और उग्र आक्रमण किया, हिंसात्मक आक्रमण किया, तोड़ फोड़, उपद्रव, और उनके साथ पुलिस थी। और क्योंकि आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी राजपूत समाज से आते हैं, तो राजपूत समाज को एक प्रकार से गुमराह करके जो कर्णी सेना के अति उत्साही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान पहुंचा दिया और योगी आदित्यनाथ को भी नुकसान पहुंचा दिया। क्योंकि अब अगर रामजी लाल सुमन ने अपने शब्दों को वापस ले लिया होता और माफी मांग ली होती तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता था। लेकिन अब रामजी लाल सुमन भी पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं, समाजवादी पार्टी भी पुरानी पार्टी है, उन्होंने रामजी लाल सुमन से ये कहा, रामजी लाल सुमन ने स्टैंड लिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं संघर्ष करूंगा। अब सवाल यह है कि एक तरफ राजपूत समाज और उनके साथ सवर्ण समाज भी, और दूसरी तरफ दलित समाज ही आमने सामने आके खड़े हो गए राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और इसका दुष्प्रभाव यह होगा कि सवर्ण समाज में तो कोई भेद नहीं है, वहां तो कोई दुविधा नहीं है, आज के तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन दलित समाज में, अति पिछड़े समाज में, अति दलित समाज में आज के तारीख में वैक्यूम है। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा रहना है या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है या राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के साथ जाना है। और ये बात सही है कि राहुल गांधी ने जो संविधान बचाओ सम्मेलन करने शुरू किए हैं और जिस प्रकार से अति दलित, अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है, और राजेश राम को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने का, और दशरथ बाजी के पुत्र को कांग्रेस ज्वाइन करा के जो उन्होंने प्रयास किया है, और पसमंदा समाज के अलियनवर साहब को अपने साथ जोड़ा है, तो अति पिछड़े, अति दलित और पसमंदा समाज के लोगों को कांग्रेस ने जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वो जानता है सवर्ण समाज के बहुत ज्यादा वोट उसको नहीं मिलेंगे, उनके नेता हैं, उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनका जो ध्यान होगा वो ओबीसी समाज की तरफ होगा, अति दलित, अति पिछड़ों की तरफ होगा। अब सवाल यह है, कर्णी सेना ने और अति उत्साह में दो युवकों को दिखाया, वीडियो प्रचलित कर दी, वो टोमेटो सॉस छिड़क के वो कार के अंदर इस प्रकार से कह रहे थे और रामजी लाल सुमन के बारे में अब शब्द बोल रहे थे। और बाद में पता चला कि वो जो टोमेटो सॉस था, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा दिखाया जैसे वो खून है और उनको चोट लगी और
रामजी लाल सुवन के सहयोगी ने उनको पीटा, लेकिन वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि रामजी लाल सुवन के परिवार के लोग तो अपनी रक्षा कर रहे थे और किसी तरह से उनके बेटे और बहू ने अपने बच्चों के साथ जान बचाई, वरना एक आक्रमण जो था वो किधर से हुआ था और किस पे आक्रमण हुआ था, ये बात सारी स्पष्ट होती है। लेकिन रामजी लाल सुवन का एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना और दो समाजों का एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना, अब इससे फायदा किसको होगा? एक तो कमिटेड समाज है जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है, और दूसरा ऐसा समाज है जो कि आज दिग्भ्रमित है उसको वोट किसको दिए जाए। और रामजी लाल सुवन का स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की वजह से वो समाज अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ जुड़ गया और बहुजन समाज पार्टी को उसने छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है, अगर वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तक जुड़ गया, तब तो उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई होगी 2027 की वो एक तरफा हो जाएगी। और क्योंकि ये वीडियो बिहार के अंदर भी लोग देख रहे हैं, बिहार के अंदर भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। समान समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यादव और मुसलमान समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ हैं, और अति पिछड़े अति दलित जो पहले जनता दल यूनाइटेड के साथ हुआ करते थे, आज के तारीख में वो भी दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन भारतीय जनता पार्टी बहुत बार कहे जाने के बावजूद नहीं दे रही है। और जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का जो मेन वोट बैंक है वो कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, अति पिछड़े अति दलित का वोट बैंक है। और ये आज इसलिए दिग्भ्रमित है कि अगर बाद में जेडीयू और बीजेपी जीतती है और महाराष्ट्र की तरह बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है और नीतीश कुमार को कर देती है दरकिनार, तो उसके बाद तो सवर्णों के राज में अति पिछड़े अति दलितों को रहना पड़ेगा। वो भी दिग्भ्रमित है। और रामजी लाल सुवन का जो मैसेज है वो वहां तक चला गया है, बिहार तक चला गया है। तो क्या बिहार के चुनाव में, वेस्ट बंगाल के चुनाव में और देश के अन्य क्षेत्रों में होने वाले चुनावों में इस चीज का इतना ज्यादा दुष्प्रभाव होगा जिसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी ने और करणी सेना ने नहीं लगाया होगा, कि उन्होंने इतना ज्यादा बिना राजनीति को समझे हुए और सामाजिक वास्तविकताओं को समझे हुए रामजी लाल सुवन जैसे एक बड़े दलित नेता के घर में आक्रमण किया, जो कि गैर कानूनी है। भाई ठीक है, अगर रामजी लाल सुवन की बात से आपको लगता है कि उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो असंवैधानिक है, जो गैर कानूनी है, तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाते, आप कोर्ट चले जाते, राज्यसभा के अंदर प्रिविलेज मोशन लाते, कुछ लाते। लेकिन क्योंकि आप लड़ाई को सड़क पे ले आए और रामजी लाल सुवन ने कह दिया कि मैं इससे लड़ने के लिए तैयार हूं, माफी नहीं मांगूंगा, दो समाज जिसमें 5% वोट है और 25% वोट है, उनको आमने सामने लाके खड़ा कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को अब शायद महसूस हो रहा होगा कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती क्यों की, नंबर एक। नंबर दो, अब ये प्रकरण जब सामने आया तो चंद्रशेखर आजाद, जो उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े युवा दलित नेता हैं, जो नगीना से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एकमात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन उनकी अपील है इस समाज के अंदर। और वो बहुजन समाज पार्टी, बहन मायावती मुंह से कुछ भी कहे, लेकिन वास्तविकता में वो बहन मायावती ने जो स्थान रिक्त किया है उसको लेने में तत्पर। उन्होंने भी रामजी लाल सुवन पे जो आक्रमण हुआ इसका पक्का तगड़ा विरोध कर दिया है। इसका मतलब यह है कि वो भी ये जानते हैं, चंद्रशेखर भी जानते हैं कि रामजी लाल सुवन के साथ खड़ा होना उनके लिए जरूरी है, वरना दलित समाज उनको भी छोड़कर कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ ना चला जाए। और जैसे पिछली बार चंद्रशेखर आजाद ने अपने बाई इलेक्शन के अंदर अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, समाजवादी पार्टी को नुकसान भी हुआ था, क्योंकि जो कोर वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का उसमें विभाजन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक वहीं का वहीं रह गया था। तो एक प्रकार से दलित समाज के हर बड़े नेता के ऊपर एक प्रकार का दबाव बना दिया है करणी सेना के इस सड़क पर इस प्रकार के कांड करने से, कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक हानि हो गई है। और क्योंकि अब चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर, जहां पे दलित समाज एक बहुत बड़ी संख्या में और दुविधा में है, अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, जैसे उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के अंदर वो चला गया था, तो ये 24-25% का समाज जो एक मुश्त वोट देता है, स्ट्रॉन्ग वोट देता है, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर अनजाने में या जाने में जो भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना ने कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी भूल है। अब देखते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत तरीके हैं, मोदी जी के पास बहुत तरीके हैं चीजों को बदल देने के, पूरे नैरेटिव को बदल देने के वो प्रयास होंगे। कहीं औरंगजेब आएगा, कहीं कोई कब्र आएगी, कहीं कुछ होगा, लेकिन वहां भी धार थोड़ी मोदी जी ने अपने आप कमजोर कर दी।
जब उन्होंने ईद के अंदर ईदी देने की बात की, तो अब तो सोशल मीडिया में यह चल रहा है कि नवरात्र खत्म होंगे तो मिठाई हमारे घर भी आएगी, दिवाली होली में भी मिठाई आएगी, और जो सिलेंडर का वादा किया गया था होली दिवाली में वो भी आएगी। तो मुस्लिम समाज तो चलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, बैकवर्ड समाज में और दलित समाज से और सवर्ण समाज के वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो सबसे बड़े समाज, सबसे ज्यादा संगठित समाज, जो भावनात्मक रूप से सेंसिटिव है, उसको ठेस पहुंचा के जाने अनजाने में भारतीय जनता पार्टी और कर्णिल सेना ने जो गलती कर दी है, मुझे लगता है कि शायद एक बहुत बड़ी भूल है। और रामजीलाल सुमन और समाजवादी पार्टी और उधर कुणाल कामरा, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो प्रबुद्ध लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, हर समाज के लोगों को, हर समाज के जागरूक लोगों को, दलित समाज को, मुस्लिम समाज को और उन हिंदू समाज को भी, जो ये देखती है कि जब अपोजिशन पार्टी का कोई इफ्तार पार्टी करता है या कोई मुसलमानों के हित की बात करता है तो उसको मुस्लिम परस और मुस्लिम तुष्टीकरण कहा जाता है, और जब मोदी जी हिंदुओं को कुछ न देकर मुसलमानों को ईदी देते हैं तो उसको दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास करता है। तो ये राजनीतिक भूल है, मेरे हिसाब से भूल है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है या समाज को क्या लगता है तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। बाकी चुनाव आयोग, एडमिनिस्ट्रेशन तो है, जो वो करता है करेगा, लेकिन लेट अस सी एज टू व्हाट हैपेंस। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।